फिर से उतना ही चार्ज जाता है, और अगर पहले से कोई चार्ज हो तो वो जुड़ जाता है। फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशन से अंदर पॉइंट, बीच वाले पॉइंट, बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखना अपन सीखे थे, जिनके जोरदार जोरदार सवाल अपन ने करे थे। अरे याद है कि भूल गए हो? अरे हाँ ना तो बोलो, याद है कि भूल गए हो? हाँ सर याद है। उसी कहानी को अपन और आगे बढ़ाते हैं। फिर कह रहा हूं, लास्ट टर्म की कहानी बहुत जोरदार थी, इस टर्म की भी कहानी बहुत जोरदार है। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से चलते हैं। ओके सर, क्लियर है सर, आ जाओ भाई। एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट तो पुराना ही है, तुम्हारे लिए सुने, हो सकता है नया हो। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बहुत काम का कॉन्सेप्ट होता है ये प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। तो अपन उसकी एक बेसिक डिटेल समझते हैं, समझें। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, इस प्लस क्यू की वजह से ध्यान से देखो तो यहाँ पे माइनस क्यू आया, और मान लो कि क्यू नॉट जो है बाहर, वो हो गया क्यू आउटसाइड प्लस क्यू। क्यू आउटसाइड जो आपने पहले से दे रखा था वो, और प्लस क्यू ये अपना आ गया बाहर। बोलो क्लियर? हाँ। अब रियल कहानी ये है, ध्यान से सुनना, अच्छे से, कंसेप्चुअल बात है, ध्यान से सुनना, पिछले टर्न से रिलेट करते हुए बातें करी जाएगी। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो सी पॉइंट पर, कहां पर? सी पॉइंट पर अगर तुम देखो, मैं इसको क्यू प्लस क्यू नोट को क्यू आउटसाइड मान लेता हूं, ठीक है, और ये क्यू इनसाइड, क्यू ओ, क्यू ओ, क्यू आउटसाइड टोटल, क्यू आउटसाइड टोटल, ठीक है, ठीक। क्यू इनसाइड माइनस क्यू जो इस केस में, खैर वो छोड़ो। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो जो क्यू इनसाइड है वो असलियत में ये जो आप अंदर चार्ज रखते हो उसी का है। ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये क्यू आउटसाइड। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस सी पॉइंट पर अंदर वाले क्यू की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाई आर स्क्वायर, माइनस क्यू आई की वजह से है के क्यू बाई आर स्क्वायर, अरे हाँ, और क्यू आउटसाइड की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अरे हाँ सर, तो पॉइंट सी पर अंदर वाले, सेंटर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाई आर स्क्वायर, अंदर वाले चार्ज की वजह से इधर है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये आप ध्यान दो तो आपको समझ आएगा, ध्यान दो तो समझ आएगा, ध्यान से सुनना तो समझ आएगा कि सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q प्लस Q इनसाइड इज जीरो। अरे हाँ सर, तुम अगर बहुत ध्यान दो ना तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि जब भी हम, क्या इसे जनरलाइज करते हैं, सुनना, जब भी हम कोई कंडक्टर ले, मैं तो कह रहा हूं ऐसे प्रैक्टिकली, इस कंडक्टर के अंदर अगर मैं चार्ज रख दूं एक Q, तो यहां आएगा क्यू आई माइनस क्यू, और यहां प्लस क्यू। किसी भी बाहरी पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q प्लस क्यू आई हमेशा जीरो होगी। अरे हाँ सर, तो सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसकी वजह से होगी? बोलो किसकी वजह से? आउटर चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट इज ऑलवेज ड्यू टू आउटसाइड सरफेस चार्ज। ओ माय गॉड, बल्कि आप ऐसा बोल सकते हो कि जो इनर सरफेस पे चार्ज आता है वो इस तरीके से आता है कि वो दुनिया में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देता है, खुद की और अंदर जो चार्ज रखा गया है उन दोनों की वजह से। अच्छा, तो मैं अगर एक बार बताऊं तो फिर से समझाता हूं, ध्यान समझा। कि इनर सरफेस S1 मान लो, आउटर सरफेस S2 मान लो। इन रियलिटी, इन रियलिटी समझना, अच्छी सी बात है, इन रियलिटी QI induces in such a way that electric field due to Q plus QI outside
everywhere, outside everywhere from S1 is equal to 0. अगर जब भी हम कंडक्ट, ये याद रखने वाली चीजें, जब भी किसी कंडक्टिंग कैविटी के अंदर हम चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज की वजह से अपोजिट चार्ज इनर सरफेस पे इंड्यूस होता है. हाँ सर, होता है. वो इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होता है वो और जो अंदर चार्ज रखा था, ये दोनों मिलकर ये जो इनर सरफेस है इससे बाहर दुनिया के किसी भी पॉइंट पर इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. क्यों इनसाइड ये इंश्योर कर लेता है, क्यों इनसाइड ये इंश्योर कर लेता है कि वो ऐसे अरेंजेस हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो बल्कि कि चार्ज ऑन द इनर सरफेस induces in such a way that electric field outside S1 everywhere due to Q inner QI यानी कि Q induced on the inner surface plus Q which is placed in the cavity of the sphere, the cavity of the conducting material will become zero, will become zero. Oh my God! अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का. हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, जबरदस्त सर, बोलो भाई. अरे क्लियर है क्या? हाँ सर. So in reality, QI induces in such a way that electric field due to Q plus QI outside है. इसको कई किताबों में यूनिकनेस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं. तुम्हें उस थ्योरम से कोई मतलब नहीं है, तुम बात को समझो. अरे हाँ, तो याद रखने वाली बात है कि जब कैविटी के अंदर चार्ज रखते हैं तो इनर सरफेस में जो चार्ज आता है वो इनर सरफेस का चार्ज इस तरीके से इंड्यूस होता है कि उसकी वजह से और क्यू की वजह से इस इनर सरफेस के बाहर सब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. अब चाहे वो पॉइंट सी हो चाहे वो पॉइंट बी हो, इनर सरफेस के बाहर पूरी दुनिया में इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है. अरे वाह सर, हाँ सर. अब सोचो, इसका मतलब ये दोनों मिलकर बाहर की दुनिया को इंपैक्ट नहीं करते. हाँ, तो इसका उल्टा भी तो सही है. उल्टा मतलब कि अगर हम इंप्लाइज इसका उल्टा इंप्लाइज Q प्लस QI बाहरी दुनिया को इंपैक्ट नहीं करते. अरे हाँ सर, Q प्लस QI बाहरी दुनिया को इंपैक्ट नहीं करते. हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर. हो. तो Q प्लस QI बाहरी दुनिया को इंपैक्ट नहीं करते. हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर. अब क्या करें? इसका मतलब दिस इंप्लाइज बाहर अगर कोई चार्ज है C पर या बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो Q प्लस QI को इंपैक्ट नहीं करेगी. ये बात काम की है. इसका उल्टा भी सही है. अगर ये दोनों बाहर वाले को नहीं छेड़ रहे तो बाहर वाला भी इन दोनों को नहीं छेड़ेगा. अच्छा, यानी कि सोचो, अगर मैं C पर कोई चार्ज रख दूं या इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं एक्सटर्नल, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल चार्ज का ये QI और Q पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा. अरे हाँ, बाहर अगर कोई चार्ज C पर
या बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो Q प्लस क्यू आई को इंपैक्ट नहीं करेगी। अरे हाँ, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ध्यान से सुनना, पूरा थ्योरेटिकल बात है इसलिए मैं खुद लिख रहा हूं पूरी बात ताकि फील आए और लिखता भी जा रहा हूं। अरे हाँ, तो पहले तो हम क्या बात सीखे, हम ये सीखे कि जब भी कंडक्टिंग कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखते हैं तो उसके अपोजिट उसके सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का चार्ज इनर सरफेस पर आता है और वो इस तरीके से आता है कि भाई उस QI और Q की वजह से बाहरी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अरे हाँ सर, बाहरी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। ओ हो, तो भैया उल्टा भी तो सही है कि बाहर अगर कोई चार्ज रख दोगे या बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो अंदर वाले चार्ज को इंपैक्ट नहीं करेगी। ओ माय गॉड। और ये जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये क्या बात हुई? मतलब कि अगर मैं कोई कंडक्टिंग कैविटी है, सोचो इसके अंदर अगर मैं कोई चार्ज रख दूं Q या कोई इंस्ट्रूमेंट रख दूं, ये Q या इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम इंपैक्ट ऑफ आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ, अगर कंडक्टिंग कैविटी के अंदर कोई, इसीलिए याद करो आपको कभी कभी ऐसे सवाल दिया था कि मान लीजिए बिजली कड़क रही है और बिजली कड़क रही है और आप कार में हो तो क्या कार से बाहर निकल जाना चाहिए? नहीं, कार के अंदर होना चाहिए। कार का जो पूरा फ्रेम होता है वो एक आप कंडक्टिंग कैविटी के अंदर बैठे होते हो। तो अगर आप कार पूरी क्लोज होती है, मेटल की होती है, तो कंडक्टर की कैविटी वाली जगह पर बैठे होते हो आप, तो आप पर बाहरी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत बात है कि अगर मैं चाहता हूं किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी चार्ज को, दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह, अब जिस कमरे में तुम बैठे हो, जिस कमरे में बैठा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से भरा हुआ है, पूरे मोबाइल इलेक्ट्रिक फील्ड से चल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही तो चल रहे हैं, तुम तो भरे हुए हैं पूरी दुनिया से। अगर मान लो मेरा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसकी रीडिंग आती है, सोचो मैं ऐसे ऐसे खुले में उसको रख दूंगा तो पता नहीं कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेगा, जो मेरे को लेनी थी वो तो ली नहीं उसने। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कंडक्टिंग कैविटीज में रखा जाता है ताकि उन पे बाहरी दुनिया का कोई इंपैक्ट ना रखा जाए, इसलिए उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई है? फिर से ध्यान से समझो, ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, क्लियर तो लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, जोरदार सर। हाँ सर, अच्छी बात भाई, पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर। अब सुन, अब सुन, ये बात सही लग रही है सर, मतलब ये ना दिमाग में सेट रखना है धीरे धीरे, इसलिए बोल रहा हूँ आराम। आपको गड़बड़ नहीं करनी है, दिमाग में सेट रखना है अच्छे से, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी, तसल्ली से शांति से समझ कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर तसल्ली से समझकर आगे बढ़ोगे तो कहानी को आगे कर पाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, ये तो अपन ने जो बोला उसकी बात है। हो। अब जो मैं कह रहा हूं ना उसको समझने का प्रयास करना, ध्यान से। मैं तुम्हें खुद ही समझाता हूँ लिखा के अच्छे से। इधर सुन, अब मैं तेरे को इस डायग्राम को छोड़, मैं तेरे को एक बेसिक बात समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं कोई भी बिना शेप इसलिए रहा हूं ताकि मैं जनरलाइज कर पाऊँ, सार्ली स्फीयर के लिए नहीं। मान लो ऐसे कोई कंडक्टर है, ठीक, इसकी एक कैविटी है, अंदर चार्ज रख दिया है QI Q, तो यहां आया एक माइनस QI, अपन तो QI मान लेते हैं, प्रैक्टिकली वो माइनस Q है, तो अपन इसको मान लिया QI, और बाहर अपना आ गया Q आउटसाइड। ठीक सर, क्या आ गया? Q आउटसाइड। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। अब क्या करें? देखो भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। अब सुन, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो जो B पॉइंट है ना
और सी पॉइंट, इन पे ध्यान से देखो। बी पर QI और QQ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सी पर भी जीरो है। सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर बी पर तो नेट जीरो है। अगर तुम बहुत ध्यान समझो, समझना अच्छे से। पहले दो सिचुएशन बता रहा हूं। बी पर तीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू QI, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q0। ये तीनों मिला के जीरो होनी चाहिए। तो ये तो जीरो है ही, तो ये भी जीरो होनी चाहिए। मतलब Q0 जो आउटर चार्ज है, जैसे कि स्फीयर में होता है, जो आउटर चार्ज है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है कि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चार्ज की वजह से जीरो हो जाए। और सी पर अगर अपन बात करें तो सी पर EQ प्लस EQI प्लस EQ0, ये तो जीरो हो गया, और जो भी बचा वो EQ0 बच गया, सिर्फ बाहर वाले की वजह से। हाँ सर, पर बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बी तो मसाले में है। यानी कि आउटसाइड चार्ज भी अपने आप को ऐसे अरेंज करता है। इससे सीखे क्या, समझना। थोड़ा डिफरेंस बताने का प्रयास करता हूं, समझ। जैसे मैंने क्या बोला, एक बात समझो कि ये S1 सरफेस, ये S2 सरफेस। प्रैक्टिकली सुनना अच्छे से, प्रैक्टिकली Q0 अरेंजेस in such a way, practically Q0 arranges in such a way that electric field inside S2 everywhere due to Q outside is zero। मतलब जो आउटसाइड चार्ज है वो ऐसे अरेंज होता है कि मान लेता है अंदर सब जगह कंडक्टर है, कैविटी भूल जाता है वो, उसके लिए कैविटी है ही नहीं, उसके लिए सिचुएशन है ये Q0 और पूरा कंडक्टर। तो कहता है कि मैं ऐसे अरेंज होऊंगा Q0, Q आउटसाइड, कि मेरी वजह से अंदर सब जगह, चाहे वो कैविटी हो चाहे वो मसाला हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी मेरी वजह से। और हाँ, वो मान लेता है कि अंदर सब जगह कंडक्टर है, कैविटी है ही नहीं। अरे हाँ, और ये तो हम पहले से जानते हैं कि Q0 charge is given to a conductor, it resides on its outer surface and arranges in such a way that an electric field inside the conductor everywhere is zero। अरे हाँ, बहुत तेज बोला मैं, पर बात वही बोला पुरानी। अरे हाँ सर, तो प्रैक्टिकली Q0 arranges in such a way that electric field inside S2 everywhere due to Q0 is zero। जबरदस्त बात है, जबरदस्त लेक्चर। बोलो हाँ की ना? हाँ सर। अब तुम ध्यान से समझना अच्छे से जो कह रहा हूं। अगली कहानी अब सुनो। मान लो मैं सिचुएशन सबसे टिपिकल ले लेता हूं। क्या देख, ध्यान सुनना, कि हमने एक कंडक्टर लिया, ये यहां पे Q रखा, इसकी वजह से माइनस Q आया जिसको हमने Q इनसाइड बोला, और यहां Q आउटसाइड आ गया जो भी आना था। और सोच हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी। अब तुम ध्यान से देखो बी वाले पॉइंट, बी वाले पॉइंट पे चार वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। बी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू QI प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q0 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल। ये सब मिलाकर जीरो होनी चाहिए, ये सब मिलाकर जीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया बी तो मसाला है, मसाले में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। अच्छा, EQ प्लस EQI इन्होंने तो पहले एडजस्ट कर रखा, भैया हम तो जीरो ही हैं, यानी कि ये भी जीरो है दोनों मिला के। यानी कि जब E एक्सटर्नल लगाई गई तो उसने Q और QI को नहीं छोड़ा नहीं, छेड़ा। उसने किसको छेड़ा? Q0 को। अब Q0 ने फिर से खुद को रीस्ट्रक्चर करा ऐसे कि पॉइंट बी यानी कि मसाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आउटसाइड चार्ज बिकम्स जीरो। यानी कि तुम बहुत ध्यान से देखो ना, तो अंदर वाले ने ये इंश्योर, अंदर वाले इंड्यूस ने और अंदर वाले चार्ज ने ये इंश्योर कर लिया कि दुनिया में उनकी वजह से बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाहरी चार्ज और बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये इंश्योर कर लिया कि उन दोनों की वजह से अंदर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो लेयर बनी ना बीच में कंडक्टिंग मसाले की, इसने शील्ड कर दिया। बाहर वाला बाहर वाली के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जब ई एक्सटर्नल चेंज करोगे तो Q0 का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा।
जब Q को छेड़ोगे अंदर वाले तो QI का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। तो अंदर वाला अंदर वाली के साथ और बाहर वाला बाहर वाली के साथ बीच में शील्डिंग है। बाहर वाला बाहर वाली के साथ इंटरेक्ट कर कर ये इंश्योर करता है कि अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो S2 के अंदर, और अंदर वाला अंदर वाली के साथ मिलकर ये इंश्योर करता है कि S1 से हर जगह बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो हो। तो अंदर वाला अंदर वाली के साथ और बाहर वाला बाहर वाली के साथ इंटरेक्शन करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। और हाँ सर, ये भाई साहब जो बोल रहा हूं ना आज, खतरनाक बातें, मतलब दिमाग चाहिए बहुत सीक्वेंस में तसल्ली से, और किताब से नहीं समझ आएगा वो, ऐसे फील करनी पड़ेगी। मेरे बोलने के बाद भी 2-4 बार सोचना पड़ेगा, तब जाके उसका महत्व और उसकी बातें समझ आएगी। ऐसा नहीं कोई नहीं समझ आएगी, बिल्कुल सीक्वेंस में बोला है। देखो फिर से सुन, अंदर चार्ज रखते हैं तो अंदर इंड्यूस होता है सेम नेचर का, सॉरी सेम अपोजिट नेचर का होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है। ये दोनों मिलकर इंश्योर करते हैं कि S1 से बाहर हर जगह दुनिया में इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये बाहर वाले को परेशान नहीं करते, तो बाहर अगर कोई बदलाव आएगा तो इन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हम समझ गए कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो आउटसाइड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। अरे हाँ सर, इनसाइड चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आई है? हाँ सर, आई तो है। जो मैंने बोला वैसे लिखो, ये पीपीटी की लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन चार्ज q is placed inside the cavity, qi charge is induced on inner surface in such a way manner that net effect of q and qi at every point outside the inner surface of the conductor is zero। जो मैंने बोला पीछे वही लिखा हुआ, पर मैंने खुद ने लिखा ताकि आपको फील आए। और ये ई एक्सटर्नल भी जोड़ के बताया तुमको। बोलो ये आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर आया तो सही सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जोरदार सर, जबरदस्त सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का क्लियर लग रहा है सर? सही सा लग रहा है सर? आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे बोलो रे भाई। हाँ सर बढ़ जाओ। ओके ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो ये कहानी समझ आनी चाहिए। बाहर वाला बाहर वाली के साथ, अगर क्रक्स बोले अपनी भाषा में समझने के लिए, बाहर वाला बाहर वाली के साथ इंटरेक्ट करेगा। बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को छेड़ोगे तो बाहर वाला चार्ज चेंज होगा। अंदर वाले चार्ज को छेड़ोगे तो अंदर वाला चार्ज इंड्यूस चेंज होगा। अंदर वाला अंदर वाले के साथ इंटरेक्ट करता है, बाहर वाला बाहर वाले के साथ करता है। अंदर वाला बाहर वाले को छेड़ता नहीं है, बाहर वाला भी अंदर वाले को छेड़ता नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में सेट करो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, समझ भी आ रही है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। समझ गए सर हम? ओ हो। अब खैर मैं आप पहले तो ये पुरानी कहानी समझ आ गई। अब मैं आपको है ना ये वाली कहानी समझ आ गई। हाँ अब मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूँ। मान लीजिए कि अपन ने एक कंडक्टिंग कैविटी R1 R2 की, उसके अंदर चार्ज Q रख दिया। बोलो क्लियर? पहले मैं बताता हूँ क्या, मैं ही बनाता हूँ, सुनो। अब एक कंडक्टिंग कैविटी है ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल सिमेट्रिक, बिल्कुल स्फीयर, ये R1 रेडियस, ये R2 रेडियस, ठीक। इसके सेंटर पे चार्ज क्यों रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कैसा होगा सोचो। हम जानते हैं कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही, ऐसे परफेक्ट, और फिर ऐसे निकल जाएगी, बीच में नहीं होगी। बोलो क्यों? अरे सर कैसे हो सकती है? बीच में तो मसाला है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होना पॉसिबल नहीं है। डायग्राम बन गया। अच्छा ध्यान से देखो, मैंने बिल्कुल क्यू सेंटर पे रखा था, ध्यान से समझो। तो अंदर माइनस क्यू इंड्यूस हुआ था, बाहर प्लस क्यू इंड्यूस हुआ था। हाँ सर, तो लाइंस बनाना सिखा रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बात। अरे हाँ ध्यान दो, तो माइनस क्यू और क्यू, बिल्कुल क्लियर। अच्छा समझो, मान लो कि यही अपन गोला लें, ठीक, यही अपन गोला लें, ये अपना R1 रेडियस, ये अपना R2 रेडियस, ठीक सर। ये अपना कितना मान लीजिए। अब जो अपन चार्ज रखने अपना सेंटर है, ठीक है। मैं आपको बोलूं चार्ज अपन क्यों थोड़ा सा इधर उधर रख दें, सेंटर से हिलाकर। अब पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
जैसे ही चार्ज क्यू, पहले अपन समझे, छोटी छोटी बातें समझते हैं। अपन ने अभी तक जो पढ़ा था ना, उसमें चार्ज क्यू को कहां रखा था? सेंटर पे, तो बढ़िया डायग्राम बन गया। मैंने अब चार्ज क्यू को थोड़ा हिला के रख दिया। पहली बात, इनर सरफेस पे कितना इंड्यूस होगा? माइनस क्यू। माइनस क्यूब, ये बात समझे, कितना इंड्यूस होगा? माइनस क्यू। अब मेरे को ध्यान समझना अच्छे से, पहले अपन कुछ कुछ बातें सीखते हैं। यहां पे कितना इंड्यूस होगा? माइनस क्यू। मुझे एक चीज बताओ, अब ये माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली? ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यों? सुने, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो बाहर पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना संभव नहीं है। तो ये जो इनर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इनर सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब कैविटी स्फेरिकल होगी और चार्ज सेंटर पर रखा होगा। और चार्ज कहां रखा होगा? सेंटर पर। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके सर, इस केस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इस तरीके से होगा कि Q और माइनस Q की वजह से S1 सरफेस से बाहर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। पर बाहर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा Q, वो यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि अंदर का तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, बाहर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो क्या आउटर सरफेस पर सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RC वैलिड हो जाएगा? अरे हाँ सर, ये सिग्मा बाहरी सरफेस के लिए तो अंदर कैविटी है कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, उनका वैसे कोई इंपैक्ट नहीं है। अरे हाँ, तो भैया प्रॉपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बाहर। पहली बात तो ये समझो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, अब देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी लाइंस के बारे में समझाने का प्रयास करूं तो आप देखो, ग्रीन ले लेते हैं, ध्यान से समझो। अब लाइंस सोचो, आप ऐसे नहीं बना सकते कैविटी में लाइंस। अगर आपका क्यू यहां है तो ऐसे सीधी सीधी, क्यों? अगर आप बिल्कुल सीधी बना दोगे, सोचना, अगर आप बिल्कुल सीधी लाइंस बना दोगे तो सोचो, ये एंगल 90 से ज्यादा हो जाए, मतलब अब लाइंस 90 डिग्री पे नहीं गिरेंगे। पर अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो लाइंस 90 डिग्री पे गिरनी चाहिए। तो पता है इसका डायग्राम कैसा बनेगा? देखो, ऐसा, 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 समझ आ रहा है? और बाहर बिल्कुल पुराने जैसा, बाहर बिल्कुल पुराने जैसा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है सर। थोड़ी थोड़ी फील आई क्या? ये कर्व होके लाइंस ऐसे सरफेस पे गिरेंगी ताकि वो 90 डिग्री पे गिर सकें, क्योंकि जहां वो टर्मिनेट हो रही है वो माइनस चार्ज है, पर वो इक्विपोटेंशियल रीजन भी है, क्योंकि उसके बाद मसाला चालू हो जाता है। अरे हाँ, तो दो चीजें सीखे इस नए सवाल में। एक तो लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। पहला केस था जब बाहरी सरफेस भी स्फेयर, अंदर वाली सरफेस भी स्फेयर, चार्ज भी सेंटर पे, तो सब कुछ सिमेट्रिक, बढ़िया। बाहर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और अंदर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। ये बिल्कुल स्पेशल केस है जब स्फीयर हो, स्फेरिकल कैविटी हो, बिल्कुल सेंटर पे चार्ज रखा गया हो, तो अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, बाहर भी यूनिफॉर्म होगा। पर सोचिए कि बाहर स्फीयर, अंदर स्फीयर पर चार्ज क्यू को हिला के रख दिया गया, तो इनर सरफेस का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, थोड़ा होगा माइनस क्यू ही। ठीक भाई, अपने को समझ में आ गया। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कब होगा, नॉन यूनिफॉर्मली कब होगा, डायग्राम कैसा होगा, ये दिमाग में सेट होना चाहिए। क्या कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आई है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी क्या, पूरी पूरी समझ आ रही है। लेक्चर धीरे चल रहा है क्योंकि बहुत काम की बातें और धीरे धीरे समझने वाली बातें चल रही है। जैसे मास्टर के दिमाग में सेट है, आपके दिमाग में भी सेट होनी चाहिए। ओ माय गॉड, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ, वो डायग्राम तो हम समझ गए, देखो जो अपन ने बनाया था वैसे ही है क्या? अरे हाँ सर, मैंने पूरा खुद बना के। मैं थोड़ा सा ऐसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक आध चीजें बताता हूँ। मान लो एक कैविटी है,
ठीक है। उसके अंदर स्फेरिकल कैविटी है, एक कंडक्टर है बे शेप, पिने शेप का, उसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है, चार्ज क्यू सेंटर पे रखा है। देखो कहाँ रखा है, सेंटर पे बिल्कुल। अब बोलो अंदर जो माइनस क्यू आएगा वो कैसा आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बाहर जो प्लस क्यू आएगा वो कैसा आएगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बोलो सब लोग। अरे हाँ सर, आपको पता पड़ गया, बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन तभी आएगा जब स्फेरिकल सरफेस। इसमें बोलो अगर कैविटी स्फेरिकल है पर चार्ज सेंटर से थोड़ा हिला के रखा हुआ है, तो जो माइनस क्यू अंदर आएगा क्या वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, और जो बाहर प्लस चार्ज आएगा क्या वो भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। अरे हाँ सर, अब तुम बताओगे इसमें अगर क्यू रखा है पर कैविटी अंदर स्फेरिकल नहीं, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी, तो अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, क्यू आई का, क्यू इनसाइड का, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पर यही प्लस क्यू बाहर आ जाएगा बिल्कुल, और आइसोलेटेड है कंडक्टर, तो बोलो बाहर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या ये कहानी समझ आई है, सोच के देखो। तो अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन तभी आएगा जब स्फेरिकल कैविटी हो और चार्ज सेंटर पे रखा। बाकी सब केस में क्या अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और बाहर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तब आएगा जब कंडक्टर आइसोलेटेड हो और बाहरी सरफेस स्फेरिकल हो, यानी कि वो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RC को फॉलो करता हो, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RC को फॉलो करता हो। अरे बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म, जो अपन ने पढ़ा बिल्कुल सही आया। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ओ हो, हाँ बोलो सही आएगा जो अपन ने पढ़ा, समझ गए सर ये बात। अच्छा, पहले तो क्या यहां तक की कहानी समझ में आई। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, एक्सीलरेटेड फील्ड में रख दे तो क्या क्या होगा, और ये कहानी। बोलो क्लियर है पक्का, हाँ सर, ये दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब अभी अपने कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्या, टचिंग और अर्थिंग। ये क्या मतलब हुआ, सुने ध्यान से। अगर किसी एक चार्ज कंडक्टर को चार्ज कर दे, ध्यान सुनना, ये कहानी आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी और इनमें भी आएगी, इसके जस्ट बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू होने वाला है। और हाँ सर, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेसिक याद रखना, आपको बेसिक V इक्वल टू IR, ये 10th में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा सीरीज थोड़ा सा करल, उसको पढ़ के रखो, हल्का सा फील ज्यादा आएगी। तो 10th में पढ़ा था सीरीज पैरेलल V इक्वल टू IR, पढ़ा होगा, सुना तो होगा। अरे 10वीं पास करी है कि नहीं करी तुम लोगों ने, करी है सर, तो उसको थोड़ा पढ़ के रखो, बात समझ आएगी, मौज के साथ सुनना है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, सुनते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। मान लो सवाल ये कि अगर हम एक कंडक्टर को चार्ज करें और दूसरे को भी चार्ज करें और दोनों को टच कर दें या दोनों को कनेक्ट कर दें, मतलब उनमें चार्ज फ्लो कर सकता है। अच्छा, टच कर दो तो भी कनेक्ट कर दिया, किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो तब भी कनेक्ट कर दिया, ऐसे मतलब लकड़ी की रॉड से नहीं, इंसुलेटर से नहीं, कंडक्टिंग वायर से, तो अपन इसे कनेक्ट कर लिया। तो टचिंग या कनेक्टिंग जो आप मानना चाहो, कनेक्टिंग और टचिंग की बात समझते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि एक 2Q चार्ज है 4R का, बोलो क्लियर। एक R रेडियस का Q चार्ज है B, इनको एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया बहुत दूर, ऐसे इस पे A और ये B, बोलो क्लियर। अब देखो तो A वाले पर चार्ज है 2Q, कितना है 2Q, ये लो साहब 2Q, ठीक, उसका रेडियस है 4R। ऐसे ही एक Q चार्ज है R रेडियस पे, हमने इनको कनेक्ट कर दिया। आप समझो तो इसका पोटेंशियल है KQ/2R, इसका पोटेंशियल है KQ/R। हाँ, क्योंकि K2Q/4R तो KQ/2R, और इसका है KQ/R। आप ध्यान से देखो तो जब आप कनेक्टिंग वायर कनेक्ट करोगे तो यहां का पोटेंशियल A का और B का किसका ज्यादा होगा, पहले तो ये बताओ।
ए का कि बी का? ए का। ध्यान से तो पोटेंशियल एट टी इक्वल्स टू 0 पर पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। तो क्या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई? अरे हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई तो सोचो चार्जेस यहां से मूव करना चालू कर दिए, पॉजिटिव चार्ज। अरे हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करा तो इधर पोटेंशियल ज्यादा है, इधर पोटेंशियल कम है, और कंडक्टिंग वायर अगर जोड़ दिया तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इधर कम, सो पोटेंशियल ज्यादा पोटेंशियल कम, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो वो इधर की तरफ आ गई। अगर वो इधर की तरफ आ गई, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, अरे हाँ सर, तो क्या ऐसे खुपाच ऐसे हुई? अगर वो ऐसे आ गई तो भैया क्या पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो करा? मान लो क्यू फ्लो करा। अब सोचो जब ये क्यू फ्लो करेगा तो इस वाले आर पर चार्ज कम होगा तो इसका पोटेंशियल कम होगा। अपन ऐसा बोल सकते हैं एज टाइम पासेस potential of A decreases and potential of B increases when potential of A बराबर potential of B happens, charge stops moving। अरे हाँ, चार्ज कब इधर से उधर जाना बंद हो जाएगा? जब दोनों स्फीयर का चार्ज सेम हो जाएगा या पोटेंशियल सेम हो जाएगा? सर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो पता है ये क्रक्स लाइन है। क्रक्स लाइन क्या है? ऐसे ऐसे समझना, व्हेन वी टच और कनेक्ट टू कंडक्टर्स, व्हेन वी टच और कनेक्ट टू कंडक्टर्स, देन चार्ज transfers in such a way that final potential becomes same। ये याद रखें, चार्ज सेम हो ये जरूरी नहीं है। टच करने पर या कनेक्ट करने पर फाइनली क्या सेम होता है? पोटेंशियल की चार्ज, पोटेंशियल, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो चार्ज ट्रांसफर होगा, और तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब इसमें देखो, मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर गया तो यहाँ कितना बचा? क्यू माइनस क्यू, यहाँ कितना हो गया? 2q प्लस क्यू। तो सोचो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? के क्यू माइनस क्यू बाई आर, ए का पोटेंशियल, और इधर बी का कितना हो गया? के 2q प्लस क्यू बाई 4r। तो के आर ने एक दूसरे को मार दिया, 4q माइनस 4q इक्वल टू 2q प्लस क्यू। हाँ सर, तो ये आ गया 2q बाई 5, q की वैल्यू। अरे हाँ सर, अगर ये आ गई 2q बाई 5 तो ये आ गया 3q बाई 5, 2q बाई 5, 5 माइनस 2q, हाँ ठीक है। और ये आ गया 2q प्लस q, तो 2 सही कर रहा हूँ ना मैं, 4q माइनस 4q इक्वल टू 2q प्लस q। तो इधर 4q माइनस 2q 2q, 2q प्लस 5q, ठीक है। 2q प्लस q, 2q बाई 5, तो 5 2 जा 10, 12 प्लस 2 12q बाई 5। अरे हाँ सर, तो फाइनली दोनों का चार्ज सेम हुआ क्या? नहीं, फाइनली क्या सेम हुआ? पोटेंशियल। तू बोले सर पहले कैसे पता पड़ेगा चार्ज इधर से इधर जा रहा है उधर से इधर जा रहा है? अरे किधर भी मान लो, अगर तुमने सही डायरेक्शन चार्ज फ्लो की, पॉजिटिव चार्ज फ्लो की नहीं मानी होगी। वैसे प्रैक्टिकली अगर बात करें तो फ्लो करेगा कौन? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली इतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करे होंगे। अरे हाँ सर, पर वो कैसे भी मान लो, पॉजिटिव से ही मानो तुम तो। तू बोले सर मैं पॉजिटिव इधर से इधर मानू, इधर से इधर मानू, अरे किधर भी मान ले और सॉल्व कर ले। अगर तेरी डायरेक्शन सही होगी फ्लो की तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर गलत होगी तो वो नेगेटिव आ जाएगा।
हाँ सर, तो सीखे क्या, व्हाट इज द हार्डकोर कंसेप्ट। सवाल तो अपन ने कर लिया तो अपने को बात समझ आ भी गई, पर व्हाट इज द हार्डकोर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि इफ वी टच और कनेक्ट टू चार्जेस, इफ वी टच और कनेक्ट two charges, then charges arrange themselves on the conductors in such a way that final potential of the conductors becomes same. चार्ज सेम हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, कभी कभी सेम हो भी सकते हैं, मान लो दोनों का रेडियस सेम है, इसमें पहले 2q चार्ज था, इसमें 0 था, अब कनेक्ट कर दोगे तो फाइनली दोनों पे q हो जाएगा, पर वो जरूरी कंडीशन नहीं है। चार्ज बराबर होना जरूरी कंडीशन नहीं है, पोटेंशियल बराबर होना जरूरी कंडीशन है। क्या कहानी समझ आई है विद वन इलस्ट्रेशन। हाँ सर, ये कहानी समझ आई है, तो सवाल कोई इस पे बहुत टफ नहीं आते, कोई बहुत क्रांतिकारी सवाल नहीं आते, सिंपल इसी पे बेस्ड सवाल आते हैं। अपने को ये बातें समझ में आनी चाहिए। ओके सर, बात तो समझ आ रही है सर, अच्छा भी लग रहा है सर। अब क्या करें, करते चले बढ़ते चले, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। हाँ सर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समझ आ गया। वी फाइनल ए बराबर वी फाइनल बी। अब सवाल कर दो फटाफट। If two spheres shown in the figure are connected for a long time, what is the final charge of bigger sphere? QA dash। वाह, मतलब बेसिकली पहले 2Q 2R था, इस पे माइनस Q और R था, फाइनल चार्ज क्या होगा बोलो, बोलो। बड़े वाले पे और छोटे वाले पे फाइनल चार्ज क्या होगा बोलो, तुम लोग कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। ये सवाल गलत मत करना, गलत कर दो तो कांच के सामने खड़े होके रोना, मैं ही ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा। सवाल करो, मैं तो गाना गा रहा हूँ टाइम पास। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। बाबा, अरे आ जाओ भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बात तो एकदम सही है सर, अरे सोच लो, अरे पक्का। तो 2Q और 2R माइनस Q और R, यहां से चार्ज गया Q, तो यहां कितना बचा 2Q माइनस Q, यहाँ कितना हो गया माइनस Q प्लस Q। फाइनल पोटेंशियल सेम होना चाहिए इसका। अच्छा एक बात याद रखना, इसमें ऐसा मत सोचना सर A की वजह से B का पोटेंशियल नहीं होगा क्या, या B की वजह से A का पोटेंशियल नहीं होगा क्या, उनको नहीं कंसिडर करना है ना। A का पोटेंशियल लिखो, B का लिखो, दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक, ऐसा मान रहे दूर दूर है। तो K 2Q माइनस Q बाई 2R इक्वल टू K माइनस Q प्लस Q बाई R। KR ने KR को मार दिया, अरे हाँ ना बोल, बस अब क्या था 2Q माइनस Q इक्वल टू माइनस 2Q प्लस 2Q। क्लियर। अब देख 4Q बाई 3 इक्वल टू Q। अरे हाँ सर, 4Q बाई 3 इक्वल टू Q, इतना चार्ज फ्लो कर गया, तो यहां कितना बचा 2Q माइनस 4Q बाई 3, 3 2 जा 6 माइनस 4 2Q बाई 3, और यहाँ माइनस Q प्लस 4Q बाई 3, तो माइनस 3Q Q बाई 3। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है सर, अरे सोच लो, बोलो क्लियर है, सब सही कर रहा हूं ना मैं। हाँ सर, हाँ सर, इतना सही तो कर रहा हूँ बिल्कुल। 2Q माइनस 4 ये सही लिखा है, 2Q माइनस Q बाई 2R, K 2Q माइनस Q निकला तो 2Q माइनस 2R, और ये Q माइनस Q प्लस Q बाई R, तो इधर क्या हुआ, इधर अपने से देखा 2Q माइनस Q, इधर गया माइनस 2Q, ये हो गया प्लस 2Q। बिल्कुल सही चल रहा है सर, सही लग रहा है। Q के लिए आगे 4Q बाई 3, इधर आगे 2Q बाई 3, सही। तो फ्लो करा 4Q बाई 3। ओ हो, बिगर स्क्वायर पे चार्ज का आंसर तो 2Q बाई 3 आएगा, जो इसने आंसर दे रखा है वो फ्लो करा है। अच्छा सर, बात तो बिल्कुल सही है सर। क्या ऐसे लल्लू सवाल आ जाएंगे, क्या तुम मेरे लालो कर पाओगे, बोलो मेरे लल्लू लालो, अरे हाँ ना बोलो। चलो भाई आ जाओ, सिंपल सवाल। एक स्फीयर रेडियस आर हैविंग चार्ज q टच विद अनदर सेम आइडेंटिकल चार्ज, इसमें चार्ज q है, इसको टच करो, पहले बताओ, इससे ऐसे टच करो, मैं आपको टच करो, दोनों का रेडियस सेम है, आपको नहीं लगता फर्स्ट टचिंग,
फर्स्ट टचिंग के बाद क्या दोनों पे चार्ज Q/2 हो गया? अरे हाँ, ऐसे बनाता हूं, देखो ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक। अब देखो फर्स्ट टचिंग, क्या दोनों का रेडियस अगर बराबर है तो फर्स्ट टचिंग के बाद क्या दोनों का चार्ज सेम होना जरूरी हो जाएगा? क्यों रेडियस सेम है तो चार्ज भी सेम होना जरूरी है, तो बराबर बराबर डिवाइड हो गया Q/2। अब हम क्या करें, इस Q/2 को फेंक दो, और हाँ फिर दोबारा टच करो, तो अब Q/2 फिर बराबर डिवाइड हो जाएगा Q/4, फिर फेंक दो, फिर थर्ड टचिंग Q/8, फिर फेंक दो, एन टचिंग Q/2n, Q/2n। अरे हाँ सर, ये सवाल है ये। तो अगर एक का चार्ज दूसरे पर ट्रांसफर हो गया, फिर उसको फेंक दो, फिर तो बेसिकली हर बार आधा 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 होता जा रहा है ना। तो एन टचिंग के बाद कितना चार्ज बचा? Q/2n, Q/2n। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। हो गया, हो तो उसने प्रोसेस बताया, ओ हो, फिर टिचक 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 टिचक, बोलो क्लियर? कर सकते हैं, ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इसलिए मैंने करा दिया। और अगर बात समझ आ जाए तो कोई खास बात नहीं है। अब ये बताओ, दो कंडक्टर को कनेक्ट करें, टच करें, क्या बेसिक सी बात फाइनल पोटेंशियल सेम होता है? क्या ये कहानी अपने को समझ आती है? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से समझ आती है। तो आगे बढ़ जाओ। अब देखो, अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। अर्थ तुमने सुना होगा, ऐसे तुमने बिल्कुल सुना होगा अपने घरों में भी, जब कनेक्शन करते हैं ना, तो एक ध्यान से समझो, तो जो भी, जैसे तुमने देखा हो तो ऐसे जो प्लग होता है ना, ऐसे इसमें से तीन वो होते हैं। अरे हाँ सर, ध्यान देखो, अच्छा कईयों में सिर्फ दो ही होते हैं। हाँ सर, सिर्फ दो ही होते हैं, कईयों में दो ही होते हैं ना। हाँ हाँ सर, दो ही होते हैं, और कईयों में तीन होते हैं। जितने भी बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जो हैवी पावर लेते हैं, उनमें तीन होते हैं। ये वाला जो तीसरा वाला होता है ना, अर्थिंग होता है। अर्थिंग ऐसा सुना होगा कि यार कभी कभी घर पे ऐसे सुना होगा, करंट आ रहा हो तो अरे अर्थिंग प्रॉपर नहीं है भाई। सुना है क्या ऐसा? हाँ सर, सुना तो है। ये वही कहानी। पहले अपन एक बात समझे कि अर्थ क्या क्या, समझे। अर्थ इज ए कंडक्टर। पहले अपन ये समझे, अर्थ क्या है? कंडक्टर जिसका रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर है, मतलब 6640000 मीटर है। बहुत बड़ा, मतलब सोचो, एक ऐसा स्फीयर, अर्थ अपने आप में विशाल काय कंडक्टर है। अरे हाँ, अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। अब तुम एक बात सोचो, मान लो कि तुम्हारे पास धरती पर एक कंडक्टर है, कंफ्यूज मत होना, उस पे चार्ज, उसका रेडियस आर, उस पे चार्ज है क्यू। तुमने क्या करा, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ। और यहां ये है रेडियस ऑफ अर्थ 6400। अब जो हमारी अर्थ, धरती पर जो हम कंडक्टर लेते हैं, उसका रेडियस क्या होगा बेचारे का? 1 मीटर। 1 मीटर का स्फीयर भी इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा। अरे हाँ सर, अब सोचो, हमारी धरती, हमारा जो कंडक्टर, हमारा जो धरती पे कंडक्टर है, उसको जब आप अर्थ से कनेक्ट करोगे, तो सोचो, दोनों कंडक्टर हैं, तो क्या हमारे कंडक्टर से चार्ज फ्लो होगा? और कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब सुनो, इस पर चार्ज आ गया Q, इस पे कितना हो गया Q-Q। दोनों है तो कंडक्टर ही, अरे अर्थ बड़ा कंडक्टर है। हाँ सर, पर अर्थ से जब किसी कंडक्टर को कनेक्ट करा जाता है तो थोड़ा स्पेशल केस है। ऐसा समझो, व्हेन वी कनेक्ट टू कंडक्टर्स और उसमें से एक अर्थ हो, तो प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। अरे हाँ सर, क्योंकि अर्थ एक कंडक्टर है।
हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो जब हम दो कंडक्टर को कनेक्ट करें और उनमें से एक अर्थ हो, अरे हाँ, तो उस प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं, जो अपन अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, अरे अर्थिंग नहीं हुई, करंट आ रहा होगा। अब क्या हुआ सुन, मान लीजिए इसमें से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें से चार्ज क्यू माइनस क्यू, इस पे क्यू। अब लिखो फाइनल पोटेंशियल के क्यू माइनस क्यू बाई आर और के क्यू बाई आर ई। अच्छा अच्छा, के ने के को मार दिया, आर ने आर को मारा, ई बच गया नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ है या आर है। अच्छा, अब देखो क्यू माइनस क्यू इक्वल टू आर क्यू बाई आर ई, ठीक। तो Q इक्वल टू क्यू आर प्लस आर ई बाई आर ई, तो Q इक्वल टू क्यू आर ई बाई आर प्लस आर ई। अरे हाँ सर, क्या इतना चार्ज फ्लो हुआ? अब खुद सोचो, प्रैक्टिकली 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 क्या आर ई बहुत बड़ा है आर से? एक तरफ 6,000 यानी कि 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 6 लाख 6 करोड़ 40 लाख मीटर रेडियस है। सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, 6,400 किलोमीटर। तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 64 लाख मीटर एक तरफ रेडियस है, एक तरफ 1 मीटर 2 मीटर रेडियस है। क्या ये आर ई बहुत छोटा है? किसके बड़ा है किसके कंपैरिजन में? आर के कंपैरिजन में। कैसे लिख सकते हैं? क्यू 1 प्लस आर बाई आर ई। अब सोचो, आर ई अगर बहुत बड़ा है तो क्या आर बाई आर ई इज अप्रोक्सीमेटली 0? हाँ, 1 मीटर बाई 64 लाख, कुछ भी नहीं। तो क्या क्यू इज अप्रोक्सीमेटली क्यू? अरे हाँ, Q is approximately Q. Oh my God! Oh my God! बात तो समझ आई। मतलब इससे क्या इंप्लाई करा हमने कि अगर किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दें तो उसका पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ये हमारे लिए काम की बात है। जैसे मान लो गीजर है अपने घर पे, उस पर मान लो कहीं लीकेज हो गया और उस पर चार्ज इकट्ठा हो गया। अब सोचो, तुम गए, गीजर लगा हुआ था, तुमने हाथ लगा दिया, अब अपन भी कंडक्टर है, हालांकि थोड़ा करंट सिटी में पड़ेगा, अपन भी कंडक्टर है। सोचो तुमने उस पर हाथ लगाया, ओ भाई, वो उसका जो चार्ज था वो तुमसे निकल के होके धरती में गया, तुमने वायर का काम करा। ओ हो, तो वायर का काम जब करोगे तो करंट तुम्हें ही लगेगा। इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का काम चप्पल पहन के करना चाहिए, जो इंसुलेटर का काम करती है, तो आप वायर बनने से बच जाते हो। कई बच, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चप्पल पहन ली तो आप 100% फ्री सेफ हो गए। ऐसे नहीं कि दोनों वायर लिए, दोनों वायरों को ऐसे पकड़ लिया, मेल फीमेल, ओहो, कि सर ने तो बोला था चप्पल पहन लो करंट नहीं लगेगा, तो करंट ऐसे होके गुजर जाएगा। अरे हाँ, ऐसे समझो तो चप्पल पहनने से आधी सेफ्टी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। खैर, इसकी बात करंट सिटी में करेंगे। तो होता क्या है कि जब हम हमारे घर पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनके जब भी घर बनता है या बिल्डिंग बनती है तो नीचे एक अर्थ फिट बनाते हैं। तुमने अगर कभी कंस्ट्रक्शन देखा हो तो वो क्या करते हैं, जितने भी बड़े बड़े अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सबका जो मोटा वाला वायर है, वो जो मोटा सॉकेट होता है, भाई छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, अपने चार्जर फार्जर तो बहुत कम सप्लाई के होते हैं, उनमें क्या एक्यूमुलेट होगा। हाँ, बट अगर बड़े हैं तो उनमें एक्यूमुलेट हो सकता है, तो उनमें एक अर्थिंग का वायर रहता है। तो अगर कभी उनमें गलती से कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए तो भाई वो पूरा का पूरा कौन वो उनको अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, तो क्या होगा अर्थ से कनेक्ट करने पे, कि अर्थ से कनेक्ट करने पर उनका पूरा एक्स्ट्रा चार्ज कहां चला जाएगा? धरती माता में। तो आप सेफ रहोगे। ओ हो, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात तो आपकी क्लियर है। अच्छा, अब सुन,
अब सुन, ध्यान से सुन मेरी बात और सुन। यानी कि जब किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो क्या उस पर चार्ज बॉडी पर जीरो हो जाता है? तो उसका इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझो तो फाइनल पोटेंशियल जीरो हो गया अप्रोक्सीमेटली। तू बोलेगा सर अर्थ का तो के क्यू बाई आर ई हुआ। अरे आर ई बहुत बड़ा है भाई। अरे हाँ, तो दोनों का फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। तो बता क्रक्स क्या है? क्रक्स, निष्कर्ष, मैं नहीं लिख रहा निष्कर्ष यह है कि अगर ये याद रखना है कि अगर किसी बॉडी को अर्थ करा जाए तो उसका फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू उसका फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। ये याद रखना है। फाइनल चार्ज नहीं, तूने सर आपने ऊपर तो ऊपर चार्ज लिखा है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसलिए रियल गेम अर्थ करने पे चार्ज जीरो होना नहीं है। हाँ 99% सवाल अपने आइसोलेटेड कंडक्टर के होते हैं, पर याद रखना है कि अर्थ करने पर जिस बॉडी को अर्थ करा जाएगा उसका फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है कि उसके पोटेंशियल में बदलाव लाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा मान के चलो कि अर्थ इज अ कंडक्टर with in which potential is always zero. So if you will connect some body to it, earth ensures that the potential, final potential of that body is also zero. ओहो, तो आप ऐसे समझो कि एक अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है कि जिसका पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है, तो अगर उससे किसी भी बॉडी को कनेक्ट करोगे तो उसका पोटेंशियल भी जीरो होगा। सर आपने तो अभी चार्ज बोला क्योंकि आइसोलेटेड था, अगर कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी होगा तो नेट पोटेंशियल जीरो होगा, बॉडी पे नेट चार्ज जीरो ये जरूरी नहीं है। सो व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग? कि अगर किसी बॉडी को अर्थ कर दो यानी कि उसे अर्थ कंडक्टर से कनेक्ट कर दो तो उसका फाइनल पोटेंशियल जीरो होगा। तो उसका फाइनल पोटेंशियल जीरो होगा। अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा। अरे हां सर, ये रियल गेम है। ओ माय गॉड। अच्छा अब एक बात और सोचो, नोटेशन। बात सोच के देखो तो अगर मैंने चार्ज अर्थ को इतना सा बनाया है ना अपने डायग्राम में, तो ये जो रेडियस आर है, सोचो अगर 6400 किलोमीटर को इस प्रोपोर्शन में बनाया तो ये रेडियस आर ना 2-3 हजार किलोमीटर होना चाहिए। तो अर्थिंग का ये साइन है कि किसी बॉडी को अर्थ करना हो तो ऐसे, पूरी अर्थ नहीं बनाते, ऐसे नोटेशन फॉर अर्थ, अर्थिंग नोटेशन। ऐसे करने का मतलब अर्थिंग, ये नोटेशन है। तो जब भी ऐसा बना हुआ है मतलब किससे कनेक्ट कर रखा है? अर्थ से। प्रोपोर्शनलिटी डायग्राम ढंग से बनाने के लिए ऐसा नोटेशन है, उसका मतलब पर यही है। अरे हाँ, तो तुम ध्यान देखो तो अर्थिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ टचिंग और कनेक्टिंग। टचिंग और कनेक्टिंग का स्पेशल केस है कौन? अर्थिंग। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर तो है सर, समझ भी आ रही है सर, बोलो क्लियर। अरे पक्का सर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर सर। सही लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? आगे बढ़ जाओ सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। अर्थिंग का मतलब समझ आया? अर्थिंग मीन्स व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर टू अ अर्थ, then charges on the conductor appears in such a way that net potential of the conductor is zero. अब सोचो कि अगर वो आइसोलेटेड हो तो भैया चार्ज को जीरो होना ही पड़ेगा। अरे हाँ, इसलिए फर्स्ट जो लाइन लिखी ना येलो येलो में, ये स्पेशल है, रियल गेम ये है। याद ये रखना है कि अगर किसी भी कंडक्टर को अर्थ करा जाए तो उसका फाइनल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब सोचो कि अगर कंडक्टर आइसोलेटेड है, किसी एक्सटर्नल चीज से इंफ्लुएंस नहीं,
नहीं है तो भैया खुद का पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज जीरो होना ही पड़ेगा, चार्ज जीरो होना ही पड़ेगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अरे समझ आया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। तो भैया टचिंग कनेक्टिंग सीख लिया और थिंग सीख लिया, आगे चल। ओहो, देखो भैया अर्थ कर दिया, ऐसे नोटेशन होता है। हाँ सर, ऐसे करो तो भैया चार्ज फ्लो करता है। बेसिकली असलियत में कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स। वो क्लियर है। ओहो, देखो इलेक्ट्रॉन आए और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, माइनस फ्लो कराया ना, क्योंकि वास्तविकता में कौन फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो माइनस को फ्लो कराया गया है। हाँ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, और उसको न्यूट्रलाइज करके जीरो कर दिया। और अगर ये नेगेटिव होता तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके अर्थ में चले जाते, और अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है कि उसमें थोड़ा बहुत चार्ज आए जाए, उसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है। अरे हाँ सर, माइनस है तो देखो हो माइनस में रियलिटी में प्लस दिखाया, पर आएगा इलेक्ट्रॉन ही उससे फ्लो करके। ओके सर, क्लियर है सर। ओहो, अब सुन, ये सवाल मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुन। सवाल ऐसा है कि कंडक्टर है आर रेडियस का, ठीक, इसको तो अर्थ कर रखा है, पर इससे डी दूरी पर अपन ने एक क्यू चार्ज रखा, मतलब इस पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ गया। अब आपसे पूछा गया कि इस पे चार्ज क्यू डैश कितना है, किस पर? इस कंडक्टर पर जिसको अर्थ कर रखा है। ये इलस्ट्रेशन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ऐसा नहीं कि बस अर्थ से कनेक्ट करते ही हमेशा चार्ज जीरो हो जाएगा। फंडा पोटेंशियल जीरो होने का है, फंडा पोटेंशियल जीरो होने का है बॉडी के, चार्ज जीरो होने का नहीं। चार्ज जीरो तब होगा जब आइसोलेटेड होगा, ये आइसोलेटेड नहीं है। क्या प्लस क्यू का इंपैक्ट है? अब सोचो, ये जो कंडक्टर है इसका पोटेंशियल दो वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू डैश। पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, के क्यू बाई डी। अरे हाँ सर, क्यू चार्ज के से अगर अपना कंडक्टर डी दूरी पर है तो क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना? के क्यू बाई डी। अच्छा, खुद की वजह से कितना? के क्यू डैश बाई आर। ये दोनों मिलाकर जीरो होना चाहिए। के ने के को मार दिया, क्यू डैश की वैल्यू आई माइनस आर क्यू बाई डी। ये क्यू डैश है। सोचो, ये नॉन जीरो है, तो अर्थ करने पर हमेशा चार्ज जीरो हो जाए ये जरूरी नहीं है। वो तब होगा, वो तब होगा जब, वो तब होगा जब कंडक्टर आइसोलेटेड होगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। हाँ, तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस आर क्यू बाई डी। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, सही लग रहा है सर। तो फिर से सुने, when we earth a conductor, what is the final call? That final potential of the conductor becomes zero. Special case, when the conductor is isolated, then charge should be zero to make sure that potential is zero.
बाबा अरे हाँ सर, ध्यान से देखो जो मैंने लिखा, फटाफट लिखा क्योंकि मैं ऐसा बहुत बार करा चुका हूं। फटाफट लिखा क्योंकि मैं ऐसा बहुत बार करा चुका हूं। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अच्छा, मैं इस स्फीयर को S1 मान लेता हूं। मैं तो आपसे पूछूं कि S1 स्फीयर का ही पोटेंशियल कितना है? तो S1 स्फीयर पे अगर आप पॉइंट ले लो तो एक तो खुद की वजह से पोटेंशियल Q1/R1 और बाहर वाले के पॉइंट की वजह से Q2/R2। तो आपसे पूछ ले S2 का ही पोटेंशियल बताओ, तो देख अंदर वाले की वजह से Q1/R2, S2 की वाले की दूरी तो R2 है ना, और खुद की वजह से Q2/R2। तो ऐसे कभी कभी है ना पोटेंशियल भी पूछ लेते हैं स्फीयर्स के ही कि S1 स्फीयर का पोटेंशियल बताओ, तो खुद की वजह से लिख लो, बाहर वाले की वजह से लिख लो। बाहर वाले का बताओ तो बाहर वाले का भी खुद की वजह से लिख लो और अंदर वाले की वजह से लिख लो, तो अंदर वाला तो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करने लगेगा। अरे हाँ, क्या ये कहानियां समझ आई हैं? पहले समझो हम हॉलो स्फीयर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हॉलो स्फीयर्स अपन ले लें और मैं कह रहा हूं 2 की जगह 3 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, क्या कर सकते हो? हाँ सर कर सकता हूं, कौन सी खास बात। अगर R1 स्फीयर के होलो स्फीयर पर Q1 चार्ज ले लिया और R2 पे Q2 ले लिया, तो मुझे अंदर बाहर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल लिखना आता है। स्फीयर्स का भी पोटेंशियल लिखना आता है। स्फीयर्स क्या उन्हीं पॉइंट्स में तो है। A का रेडियस R1 ले लिया तो S1 बन गया, B का रेडियस R2 ले लिया तो भैया S2 बन गया। अरे हाँ सर, इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए सिखा रहा हूं। अरे हाँ, बोलो क्या ये कहानी समझ आई है? हाँ तो अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ 3 स्फीयर ले लो, क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे पूछूं ऐसे, ध्यान समझो, मैं बोलूं ऐसे 3 स्फीयर है, फॉलो ऐसे यूं ही कुछ भी, ये रेडियस R, ये रेडियस 2R, ये रेडियस 3R, ठीक। मैं बोलूं इस पे चार्ज Q, इस पे 2Q, इस पे 5Q। मैं आपसे बोलूं पॉइंट B यहां पर है। जब मैं आपसे बोलूं S2 स्फीयर का पोटेंशियल लिखिए, क्या तुम S2 स्फीयर का पोटेंशियल लिख सकते हो? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। देखो पहले का चार्ज कितना, अंदर वाले के लिए KQ/2R, अंदर वाले Q की वजह से, खुद की वजह से K2Q/2R। अरे हाँ, और बाहर वाले की वजह से K5Q/3R। अरे हाँ सर, तो ऐसे होलो स्फीयर्स कितने भी हो, चार्जेस अगर उन पे पता है तो हमारे लिए उनका पोटेंशियल लिखना बड़ी बात नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? मैं कहानी बिल्कुल इसी स्लाइड से चालू करूंगा, यही स्लाइड दिखाऊंगा सबसे पहले अगले टाइम। बोलो क्लियर? और थोड़ा सा चैप्टर अब बाकी है, ऑलमोस्ट खत्म, फिर अपन नया चैप्टर चालू करेंगे। अच्छा सर, हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अरे सोच लो, हाँ कौन सा नया चैप्टर? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। तो अगले टर्न पर इसी स्लाइड के साथ चालू होंगे, यहीं से अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। फिर से आज का
स्ट्रक्चर जोरदार, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अर्थिंग, टचिंग, ये वो। अब थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, खत्म हो जाएगा होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में, बल्कि कम में ही खत्म हो जाएगा, तो अपन अपना नया चैप्टर शुरू कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, तो अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।